जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे विश्व इतिहास के सीरीज का 32वां वीडियो है और आज का टॉपिक है टाइपिंग एवं बॉक्सर विद्रोह, जिसका समय काल मोटे तौर पर 1850 एडी से लेकर 1900 एडी के बीच में होता है। इससे पहले वाले अध्याय में हम लोगों ने 2 अफीम युद्धों का अध्ययन किया था और आज हम लोग 2 विद्रोहों का अध्ययन करेंगे। जो विद्रोह होते हैं वो युद्ध नहीं होते हैं। विद्रोह अपने असंतोष के अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, अपने आक्रोश के अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, जिसके लिए आंदोलन और प्रदर्शन का सहारा लिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि टाइपिंग एवं बॉक्सर विद्रोह क्या है। 1800 एडी के दौरान हम लोग देखते हैं कि 1800 एडी के दौरान चीन में विदेशी सत्ताओं का प्रवेश शुरू हो जाता है और चीन पर ये लोग धीरे धीरे 2 अफीम युद्धों के माध्यम से आधिपत्य करना शुरू कर देते हैं, जिसके रूप में हम लोग देखेंगे कि व्यापार और राज्य पर आधिपत्य जमाना शुरू करते हैं। राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी सत्ताएँ चीन पर अधिकार करना शुरू कर देती है। जैसे कि अगर अप्रत्यक्ष रूप में हम लोग देखें तो राजदूत रखना, विदेशी सत्ताएँ अपनी राजदूत रखते थे। विदेशी व्यापार और विदेशी व्यापारी दोनों यहाँ पर आते थे चीन में। बंदरगाहों की संख्या बढ़ती चली गई। जैसे हमने देखा था कि प्रथम अफीम और द्वितीय अफीम युद्ध के बाद से चीन के जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी पार्ट पर बंदरगाहों की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ पर विदेशियों का अधिकार होने लगा। तो बंदरगाहों की संख्या विदेशियों के लिए बढ़ने लगे, चर्च का हस्तक्षेप होने लगा और धर्म परिवर्तन होने लगा। चीन का जो कन्फ्यूशियस धर्म था, वहाँ पर कुछ लोग बौद्ध धर्म भी मानते थे, वहाँ पर जो चर्च का हस्तक्षेप होने लगा और उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जाने लगा। इसके बाद देखेंगे चीन का जो समय काल होता है 1850 से 1900 के बीच में, ये 2 विद्रोहों का नेतृत्व करता है। इसमें इस दौरान क्या होता है कि विदेशी सत्ताएं चीन में प्रवेश कर जाती है। चीन के पूर्वी हिस्से में विदेशियों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि चीन का जो पूर्वी हिस्सा है समुद्र से लगा हुआ है और वहाँ पर बहुत सारे बंदरगाह हैं, तो विदेशी वहीं पर व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम आते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर आधिपत्य स्थापित करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे ईसाई मिशनरी अपने धर्म का प्रचार प्रसार चीन में करने लगती है। 1850 एडी तक चीन का मानसूबन समझ गया था कि अगर हम लोग अपना आधुनिकीकरण नहीं करेंगे तो विदेशी सत्ताएं हम पर पूर्णतः कब्जा कर लेंगी, चीन पर कब्जा कर लेंगी। 1850 तक चीन का मानसूबन समझ गया था कि चीन का आधुनिकीकरण नहीं हुआ तो विदेशी हम पर अधिकार कर लेंगे। इसलिए क्या हुआ कि चीन का जो मानसूबन था, चीन के विद्यार्थियों को दूसरे देश में भेजे जाने लगे, दूसरे देश में भेजने लगे। इससे वहाँ से तकनीक और आधुनिक शिक्षा ग्रहण करके चीन का आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण की ओर बढ़ावा देने की ओर अग्रसर होने के लिए विद्यार्थियों को चीन बाहर भेजा। एक नया मध्यम वर्ग पैदा हुआ जो बुद्धि तर्क के प्रति आकर्षित था। इसका अलग ही नज़रिया उत्पन्न था। थोड़े थोड़े उद्योग एवं पूंजीवाद चीन का विकास होने लगा। खनन का काम शुरू हो गया, रेल डाक तार की शुरुआत हो चुकी थी। इस तरह हम लोग देखेंगे कि 1850 एडी से चीन का आधुनिकीकरण की शुरुआत हो जाती है, किंतु 1900 एडी के बाद से चीन में तीव्र परिवर्तन का दौर शुरू होता है। 1850 से 1900 एडी का चीन विदेशी संपर्कों के कारण अपना आधुनिकीकरण करने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन सीमित मात्रा में, और 1900 एडी के बाद ये परिवर्तन और तीव्र गति से बढ़ने लगा। तो आइए सबसे पहले अपना हम लोग टाइपिंग विद्रोह के संबंध में अध्ययन करते हैं। टाइपिंग विद्रोह, जिसे टाइपिंग रिवेलियन कहते हैं, जिसका समय काल 1850 एडी से लेकर 64 एडी के बीच में होता है। टाइपिंग का मतलब होता है पूर्ण शांति। तो यानी कि चीन में अशांति होगी, इसलिए पूर्ण शांति की मांग कर रहे हैं। इस विद्रोह के मानने वाले लोग मान रहे हैं कि चीन में बहुत अशांति पैदा हो गई है, शांति हम लोग स्थापित करेंगे। इसके लिए एक नेता आगे बढ़कर आए, जिसका नाम था हुंग सी यू चुआंग। ये चाइनीज़ नाम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चीन में अशांति पैदा कौन कर रहा है? अब ये तो जानेंगे ना कि चीन में अशांति पैदा कौन कर रहा है। तो इसमें विदेशियों का प्रभाव और अफीम के प्रभाव से चीन में अशांति पैदा हो रहा है। विदेशी जो थे चीन के लोगों को अफीम खाना सिखाया था। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि चीन का जो सामंत वर्ग था हुक्के में तंबाकू भर के पीता था, लेकिन जब अफीम का व्यापार चीन में होने लगा तो अब हुक्के में अफीम भर कर पीने लगे, जिससे उसका दिमाग अलग ही काम करने लगा, एक अलग ही नज़रिया विकसित करने लगा। वो लोग धीरे धीरे अफीम का अभ्यस्त होने लगे थे और उनका मानसिक विकास रुक गया था। इससे क्या हुआ, अफीम का सेवन करने से समाज बुरी तरह से समाज का पतन होने लगा था।
इसके बाद हम देखेंगे कि अफीम युद्ध के बाद 2 संधियाँ की गई थी जो कि बहुत ज़्यादा अपमानजनक थी। ये एक राष्ट्रीय अपमान का विषय बनता चला गया। उसके बाद मांझू वंश का जो खोखलापन था देश के सामने आ चुका था। मांझू वंश के अंतर्गत बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे थे। ताइपिंग विद्रोह के तत्कालिक कारणों को देखें तो एक क्षेत्र होता है चीन में क्वांग क्षेत्र। क्वांग क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ता है। मांझू वंश कोई कदम नहीं उठाता इस अकाल से निपटने के लिए, इससे बहुत लोग मारे जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मांझू वंश के प्रति लोगों का नज़रिया था वो आक्रोश भरा हो गया। मांझू वंश के प्रति लोगों के दिल में आक्रोश भरता चला गया। 1850 AD में आक्रोश की लहर और तेज़ी से फैलने लगी थी। हुंग सी यू चुआन, याद कर लिया जाएगा, हुंग सी यू चुआन नेता थे। हमने देखा था कि ये जो अपना ताइपिंग विद्रोह के नेता के रूप में हुंग सी यू चुआन सामने आते हैं। चाइनीज़ नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ने अपने को ईसा मसीह का छोटा भाई माना और मैं मांझू वंश के विनाश के लिए इस धरती पर आया हूँ, ऐसा इन्होंने कहा। उसके बाद मैं इस धरती पर पूर्ण शांति स्थापित करूँगा, इन्होंने वादा किया। ये भावनात्मक अनुरोध था। हुंग सी यू चुआन का ये भावनात्मक अनुरोध था और इससे क्या हुआ कि आक्रोशित जनता को ये भावनात्मक जो अनुरोध था वो आकर्षित किया, जिससे इनके अनुयायियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। कुछ स्थानों पर राजशाही सेना को पराजित कर अपना राज्य भी स्थापित कर लिया। इसके बाद देखेंगे कि धार्मिक रास्ते से यथार्थवाद एवं तार्किक रास्ते से अपनाए और एक दिव्य राज्य की स्थापना की कल्पना की। इसने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिवाइन किंगडम के लिए सदस्यों की संख्या के आधार पर भूमि का वितरण होगा। यानी कि ये देखिए ये साम्यवादी नज़रिया आपको स्पष्ट रूप से नज़र आएगा। इसके बाद समानता स्थापित किया जाएगा, यानी कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में समानता की बात की जाती है। समानता स्थापित की जाएगी किसके बीच में? स्त्री और पुरुष के बीच में, यानी कि स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाया जाएगा और यहाँ तक कि स्त्रियों को सेना में भर्ती किया गया। उसके बाद वेश्यावृत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा और व्यक्तिगत संपत्ति का अंत कर दिया जाएगा। तो यानी कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट डिवाइन किंगडम था, ये इनका सपना था हुंग सी यू चुआन का। लेकिन विदेशी शक्तियों में यूके, फ्रांस, ब्रिटेन ये सब जब मिलकर और मांझू वंश मिलकर इनको खदेड़ देते हैं, इन शक्तियों को तहस नहस कर देते हैं, खदेड़ देते हैं। किंतु हम देखेंगे कि खामियों पर नज़र दौड़ाएं कि ये जो अपना ताइपिंग विद्रोह था, इसकी खामियों पर नज़र दौड़ाएं तो विद्रोह का आधार धर्म था। इन्होंने धर्म का आधार बनाया था। इसके बाद इसी कारण क्या हुआ कि पाखंडी और स्वार्थी लोग इससे जुड़ते चले गए। इस कारण से क्या हुआ, जनता की जो आस्था थी वो खंडित होती चली गई, बिखरती हुई चली गई। आगे चलकर जो ये ताइपिंग विद्रोह था, ताइपिंग विद्रोह ने भूमि सुधार, सामंतवाद का अंत, साम्राज्यवाद का विरोध, राष्ट्रीय चेतना की बात करने की शुरुआत कर दी थी। इसी टाइपिंग विद्रोह के कारण ये सारे सुधार होने लगे थे। भूमि सुधार, सामंतवाद का अंत, साम्राज्यवाद का विरोध और राष्ट्रीय चेतना के उभार, ये सारे बीज इन्हीं डिवाइन किंगडम वाले जो था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिवाइन किंगडम था, उसमें ये बीज छुपे हुए थे। आगे देखेंगे माओ त्से तुंग आते हैं, जिसे माओ जीदांग कहते हैं चाइनीज़ भाषा में। चीन में जनवादी क्रांति लाई इसी के आधार पर, टाइपिंग विद्रोह के आधार पर, टाइपिंग विद्रोह में ये सब सारी चीज़ों के आधार पर। उसके बाद समाजवादी जन अभियान चलाया। इसका प्रेरणा टाइपिंग विद्रोह से इनको मिला था, माओ त्से तुंग को। टाइपिंग विद्रोह के बाद फ्रांस, पुर्तगाल, रसिया और जापान, यूके और यूएसए, चीन में ये विदेशी शक्तियाँ थी, चीन में प्रवेश कर चुके थे। ये पूरे के पूरे चीन पर प्रभुत्व स्थापित कर सकते थे। जैसे कि पोलैंड को आपस में मित्र राष्ट्रों ने बांट लिया था, उसी तरह चीन को भी बांट सकते थे। किंतु एक दूसरे को ये जितनी भी विदेशी शक्तियाँ हैं शक की निगाह से देखते थे, इसलिए ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए। उसके बाद दूसरा विद्रोह होता है बॉक्सर विद्रोह, जिसका समय काल 1899 से लेकर 1902 में बॉक्सर रिवेलियन कहते हैं। ईसाई मिशनरियों से विरोध था। इस विद्रोह का मुख्य कारण था ईसाई मिशनरियाँ। धर्म के प्रचार ईसाई मिशनरियाँ पूरे देश में कर रहे थे। पूरे देश में इनके खिलाफ संगठन बनने लगे ईसाई मिशनरियों के खिलाफ। और संगठन का नाम तो देखिए कैसे किस तरह के, मजबूत कैसे बने समाज, देश मुक्ति का संगठन, बड़ी तलवार वाला समाज, ये सारे संगठन का नाम है। पवित्र और मुट्ठीबंद लोगों का संगठन, ये सारे संगठनों का मूल उद्देश्य पादरियों को बाहर निकालना था, क्योंकि पादरियाँ चीन की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर रही थी। उसके बाद इन्होंने नारा दिया कि मांझू वंश को हटाओ, विदेशियों को नष्ट करो। किंतु मांझू वंश विदेशियों को हटाने के नाम पर सरकार को बॉक्सर संगठन का समर्थन मिल गया था। फिर बाद में नारा दिया गया केवल विदेशियों को हटाओ।
इसके बाद देखेंगे जो बॉक्सर विद्रोह था मूलतः सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था और 1919 AD में यह राजधानी पीकिंग तक पहुंच गया था। इसके बाद क्या हुआ कि जापानी ये जो जितने भी विद्रोही थे, जितने संगठनों के विद्रोही थे, जापानी राजदूत की हत्या कर देते हैं। विद्रोहियों ने जापानी राजदूत की हत्या कर देते हैं। उसके बाद से दमन शुरू हो जाता है, क्योंकि एक ही दिन में 250 लोगों की मृत्यु हो जाती है। जो विदेशी होते हैं एक ही दिन में 250 लोगों को विद्रोहियों ने मार गिराया था। इस वजह से क्या हुआ कि मांचू वंश, अब देखिए मांचू वंश फिर से कितना अवसरवादी हुआ कि देखा कि विदेशी शक्तियाँ फिर हम पर हमला करेंगे, तो मांचू वंश USA, जापान और रसिया मिलकर विद्रोहियों का सामना करने लगे। और बैटल ऑफ तित्सिन होता है, जो हमने पढ़ा था इससे पहले कि तित्सिन की संधि हुई थी द्वितीय अफीम युद्ध के बाद। यहीं पर एक युद्ध होता है जहाँ पर 15,000 चीनी सैनिक मारे जाते हैं और बॉक्सर विद्रोह यहीं से समाप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब राजधानी पीकिंग पर तक विद्रोहियों की पहुंच होती है तो विदेशी सत्ता चिंतित होने लगती है, वहां से दमन शुरू होता है और इसका अंत जो होता है तित्सिन के लड़ाई के साथ शुरू होता है, जहां पर 15,000 चीनी सैनिक मारे जाते हैं और बॉक्सर विद्रोह की समाप्ति हो जाती है। इसके बाद देखेंगे कि एक समझौता होता है बक्सर प्रोटोकॉल। बक्सर प्रोटोकॉल एक समझौता होता है मांचू वंश और विदेशी शक्तियों के बीच में 1901 में। इसके बाद देखें कि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मांचू वंश को 33.5 करोड़ रुपये विदेशियों को देने पड़े। इसके बाद तित्सिन जो क्षेत्र था विदेशियों का अधिकार हो गया और उसके बाद विदेशियों को मांचू वंश कुछ आर्थिक रियायतें भी उपलब्ध कराई। विद्रोहियों को दंड दिया गया और सभी दूतावास पर विदेशी सेना रहेंगे। तो ये देख लीजिए कि चीन के अंदर जितने भी दूतावास हैं वहाँ पर विदेशी सेना रहेंगे। चीनी सेना पर कोई भरोसा नहीं किया, यानी कि सीधे सीधे ये संप्रभुता सोवरेनिटी पर हमला बोल सकते हैं। उसके बाद चीन पर प्रतिबंध लगाया कि 2 वर्षों के लिए वो कोई गोला बारूद ना आयात कर सकता है ना ही उत्पादन कर सकता है, ये प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद देखा गया कि चीनी जनता ये जो अपना चीनी जनता बक्सर प्रोटोकॉल को लेकर बहुत आहत हुई और इस पर सीधे सीधे स्वाभिमान पर चोट पहुंचा चीनी जनता का। और चीनी जनता इस अपमान का घूंट पी रही थी और अंदर ही अंदर सोच रही थी कि जब तक समाज को नहीं बदलेंगे हम लोग विदेशी को बाहर नहीं कर पाएंगे, विदेशी से मुक्ति हमें नहीं मिल पाएगी। इसलिए 1900 AD के बाद से हम देखेंगे कि चीन में तीव्र गति से परिवर्तन होता है, उसका आधुनिकीकरण होता है। चीन में सुधार कार्यक्रमों की तीव्रता बढ़ जाती है और इससे क्या हुआ कि प्रबुद्ध वर्ग का उदय होता है। और आगे चलकर यानी कि जो अपना 1901 में जो बक्सर प्रोटोकॉल हुआ था इसके 10 वर्षों के उपरांत चीन में पहली जनवादी क्रांति 1911 में होती है तथा दूसरी जनवादी क्रांति 1949 में AD में होती है। तो कल हम लोग चीन की जो क्रांति थी जो 1911 और 1949 थी उसका अध्ययन करेंगे और तथा चीन के क्रांति का प्रभाव का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आज का विद्रोह रहा, ताइपिंग बक्सर विद्रोह। कल हम लोग चीन की क्रांति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।